हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो उम्मीद है आपका दिन अच्छा जा रहा होगा और आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। ठीक है। तो कहते हैं पेरेंट्स पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, क्योंकि कहते हैं ना, नेवर डिसरेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, नेवर डिसरेस्पेक्ट योर पेरेंट्स बिकॉज दे सेक्रीफाइड दियर ड्रीम्स टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। ठीक है। वो क्या करते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स का अनादर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या होता है कि वे अपने सपने को त्याग कर वो हम लोग के सपने में हमारे ड्रीम को फुलफिल करते हैं। हमारे हमारे जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं उसको पूरा करते हैं। ठीक है। तो ये बातें थी पेरेंट्स के बारे में, और पेरेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ बोल भी दे रहे हैं, आपको डांट दे रहे हैं या मार दे रहे हैं, तो उन सभी बातों पर आपको उतना पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए और हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए पेरेंट्स का। ठीक है। तो हम लेकर आ गए हैं एक नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 है आज, इसी वेक्टर अलजेब्रा के यूनिट नंबर 01, यूनिट फर्स्ट का। ठीक है। लेक्चर 1 आपको जरूर देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट में हमने बताया, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जो आपका वेक्टर होता है उसके बेसिक्स क्या होते हैं, वेक्टर कहाँ से हमारा डेवलप हुआ है, उस चीज को मैंने लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है। और जो भी लेक्चर नंबर 1 आपने जो भी बच्चे देख रहे हैं वो अपना फीडबैक जरूर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि कहते हैं ना, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। तो हमको हमेशा सीखते रहना चाहिए। हम भी सीख रहे हैं, आप भी कुछ सीख रहे हैं। तो अगर आप हमको कुछ बताएंगे या हमारे कुछ कमियां रह गई होंगी, तो हम चाहेंगे कि उसको अगले क्लास में और इम्प्रूव करके आपके लिए आपको पढ़ाने आए। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो मैंने कुछ बातें आपसे कर ली। अब चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हम लोग लेक्चर्स में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप, सदिश के प्रकार, सदिश के कितने टाइप्स होते हैं, लाइन बाय लाइन सभी टाइप्स के बारे में देखेंगे। और टाइप्स को समझते हुए, उसको एक एक एग्जाम्पल से समझते हुए, करीबन आज हम लोग 10 वेक्टर के जो टाइप्स हैं वो हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट वेक्टर के टाइप्स है, उनको इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें भी आपके 4-5 वेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो बाकी जो भी लेक्चर 1 का जो फीडबैक रहेगा तो वो आप जरूर दीजिएगा। ठीक है। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला जो टाइप्स है, हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले पिछले क्लास में मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बताया था, लास्ट में एकदम होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में एक और टर्म आपका रहेगा, मतलब एक और चीज ऐड कर लीजिएगा कि अगर हमको कोई भी वेक्टर है उसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है, किसी परिमाण के फॉर्म में लिखना है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे कोई वेक्टर ए है, लेट कर लीजिए हमने वेक्टर ए मान लिया। ये वेक्टर क्या है, इस तरीके से वेक्टर ए है, इसको हमने इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो मैंने कल वाले क्लास में आपको बताया था कि ये क्या होता है, वेक्टर का टेल होता है। टेल जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। और ये आपका सिरा वाला भाग होता है, तो सिर इसको हमने लिखा था, या इसको हम लोग हेड भी कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में हेड कहते हैं। ठीक। तो ये चीजें मैंने पिछले क्लास में बताया था। ये आपका सिर आपका जिधर की तरफ रहेगा उधर की तरफ वेक्टर का डायरेक्शन रहता है, और जो ये वाला पार्ट जो पूरी लाइनिंग है ये आपके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी में हमेशा परिमाण कहते हैं। मैं जो जो भी हिंदी आपको बताते चल रहा हूं
वो हिंदी आप जरूर याद कर लीजिए। वो हिंदी जो भी जिस चीज का, जैसे मैग्नीट्यूड बताया मैंने, वेक्टर्स का हिंदी बताया था, सदिश इसको कहते हैं, और मैंने आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब दिखाना, तो ये सब जितनी भी चीजें मैं हिंदी बताते चल रहा हूं उसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि एक समय के बाद मैं क्या करूंगा, हिंदी धीरे धीरे कम करूंगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड बोलूं तो आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे, अभी दूसरा क्लास है इसलिए मैं 2-3 बार एक ही वर्ड को मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक, तो ये मैंने पिछले क्लास में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बताया था। इससे मैं एक और चीज बताना, अगर मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो अगर मान लीजिए इसका हमको मैग्नीट्यूड बताना हो तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। किसी वेक्टर का अगर हमको परिमाण बताना है, किसी सदिश का हमको अगर परिमाण बताना है, तो उसके लिए हम हमेशा मॉड ऑफ जो भी वेक्टर रहेगा उसके आगे आगे हम लोग मॉड लगा देंगे, उसको एक मॉड के अंदर लगा देंगे, तो उसका ये परिमाण को बताएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक एग्जांपल है आपका, जैसे कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, इस पे हमने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, या इसको मैं लिख देता हूं 10 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। तो मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ईस्ट डायरेक्शन में इस बॉक्स के ऊपर, ये आपका क्या है, एक बॉक्स है। ठीक, एक बॉक्स के ऊपर मैंने ये फोर्स लगा दिया। तो अगर मैं कहूं कि इसका मैग्नीट्यूड आप बताइए, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि ये जो 10 न्यूटन ईस्ट है इसका मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग बताएंगे। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला बताया, ये बहुत, देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर समय यूज होंगी। जब भी आप वेक्टर को आगे अभी और जाएंगे तो मॉड ऑफ ए आपको कैलकुलेट करना रहेगा, तो उसका भी मैं फार्मूला बताऊंगा। पहले बस जान लीजिए कि अगर मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का अगर परिमाण बताना हो तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो इसी, जो ये आपका फोर्स तो आपका वेक्टर ही है, तो यहाँ पे वेक्टर मैंने लगा दिया। अब इसका हमको पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग इसके कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ एफ में लिखेंगे। और मॉड ऑफ एफ जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा वो परिमाण होता है, वो संख्या होता है, मैंने पहले क्लास में बताया है। ठीक है, तो इसलिए पहला लेक्चर आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉड ऑफ एफ जो होता है वो बराबर होगा 10 के बराबर होगा। ठीक है, वो आपको इसमें यूनिट नहीं दिखाना है, इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाना है। परिमाण का मतलब बस केवल संख्या होता है, संख्या। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि परिमाण को केवल हम संख्या कहते हैं। तो अगर किसी वेक्टर का आपसे मॉड अगर पूछ रहा है, अगर कोई आपको वैल्यू दी गई रही है, जैसे मान लीजिए आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ है। कोई कोई आपकी कोई आपकी कोई आपका कोई भी चीज है वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड, या हम लोग कहें कि हम अपने अपने बाइक को या 40 मीटर पर सेकेंड के रूप में ले, वहां पे तो किलोमीटर होता है, किलोमीटर भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये आपका वो तो एक्सीलरेशन की बात हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी के रूप में समझिए। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, कोई आपकी वस्तु है उसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ है।
ठीक। तो इसमें ये वेक्टर है आपका, तो अगर हम इसका परिमाण आपसे पूछे कि इसका परिमाण क्या होगा, तो आप सीधे बताएंगे कि v को हम लोग इस तरीके से राइट करेंगे और उसके बाद इसका जो आंसर होगा 10 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो यहां पे समझ में आ गया कि अगर वेक्टर के परिमाण को अगर हमको दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो 3-4 लेक्चर रहेंगे आपके इस यूनिट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वहां पे हर चीजें बेसिक रूप से आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने टाइप्स की तरफ। ये जो आपका पिछले वाला जो क्लास था उसमें भी ये चीजें रहेंगी, मतलब वहां पे मॉड कैसे लिखना है ये आप यहाँ पे लिख पाएंगे। आइए अब चलते हैं टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला टाइप्स यहाँ पे टॉपिक में लिख दे रहा हूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग? सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार। ठीक है, सदिश के कितने प्रकार होते हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे इसको एक एक करके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो पहला जो टाइप्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। पहला जो टाइप्स होता है उसको क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कहते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है अभी एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसका हिंदी जान लेते हैं क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं समान सदिश। क्या बोलते हैं? समान सदिश बोलते हैं। ठीक, तो इस इक्वल वेक्टर को हम लोग समान सदिश बोलते हैं। अब इक्वल वेक्टर में क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको जानते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है? those vectors which have equal magnitude plus equal direction is known as a equal vector। ठीक है, तो the two vectors which have equal magnitude as well as equal direction and equal units हाँ, ये आपका इतना इक्वल आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ने क्या लिख दिया। ठीक है, तो इक्वल का मतलब क्या है? समान से है। तो समान मतलब बराबर, ऐसी चीजें जो बराबर हो उनको क्या कहते हैं? इक्वल कहते हैं। तो यहाँ पे टू वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ऐसे दो सदिश जिनका क्या हो? परिमाण बराबर हो, दिशा बराबर हो और उसके इकाई मात्रक भी बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर या समान सदिश कहते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ऐसे दो वेक्टर जिनमें दिशा बराबर हो, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बराबर हो, यूनिट मतलब इकाई या मात्रक बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, सीधा सा एग्जाम्पल है। अगर मैं दो वेक्टर ए एंड बी लूं, ए वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है, तो अगर इनको समान सदिश लेना है तो मान लीजिए एक वेक्टर ये बना हुआ है, ये वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर बी बनाया है हमने इस तरीके से। ठीक है, ये वेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए इनका जो मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं कि हम लोग ये वेक्टर बना दिए, ये वेक्टर यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो लाइन है छोटा हो गया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो गया। तो ये दोनों नहीं कहलाएंगे, ये दोनों समान सदिश कभी नहीं हो सकते।
ठीक है। इक्वल वेक्टर होने के लिए हमेशा उनकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए, उनकी मैग्नीट्यूड, इन दोनों की लेंथ आप मान लीजिए कि बराबर ही है, इन दोनों की लेंथ क्या है, ये मैग्नीट्यूड आपकी बराबर होनी चाहिए, ये आपकी मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड आपकी इक्वल होनी चाहिए, मतलब परिमाण जो है इक्वल है, प्लस इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी इक्वल है, यहाँ पे पता चल रहा होगा आपको, डायरेक्शन भी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें आपसे क्लियर हो गई कि कोई दो वेक्टर है, उसमें क्या हो, अगर मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बराबर हो तो ये क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन इक्वल यूनिट्स को कैसे समझेंगे हम लोग, इक्वल यूनिट्स को कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल में कोई वेक्टर का एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी की वेलोसिटी क्या है, आपके 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ है, और एक वेलोसिटी इसको मैं वेक्टर ए का नाम देता हूं और ये वेक्टर बी का नाम देता हूं, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ है। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों बराबर होंगे, कभी नहीं बराबर होंगे। क्यों नहीं बराबर होंगे, क्योंकि ये 10 मीटर इनका परिमाण और यूनिट तो सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो ठीक उल्टा है, तो ये दोनों कभी भी समान वेक्टर नहीं हो सकते हैं, और समान वेक्टर को हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कभी ए हमारा कभी बराबर नहीं हो सकता बी के। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अगर मान लीजिए वेक्टर ए है, वो आपका 100 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और एक बी वेक्टर है जो कि आपका 100 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड जा रहा है, सॉरी यहाँ पे डाउनवर्ड मत करिए, यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं, ये इक्वल वेक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे आप सीधा सा जो मैंने डिफिनीशन बताया, इक्वल, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल है, देखिए यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, इक्वल यूनिट भी है, यहाँ पे इक्वल यूनिट भी है मीटर पर सेकेंड, और इक्वल इनका डायरेक्शन भी है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल होगा, ये यहाँ पे हम डायरेक्टली A इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ठीक है, A इक्वल टू बी वेक्टर होगा यहाँ पे, जब तक तीनों बराबर। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं जहां पे यूनिट डिफरेंट रहे। जैसे मान लीजिए कि F हम मान लेते हैं, कोई फोर्स आपका है, F1 वेक्टर जो है वो आपका क्या है, F1 वेक्टर आपका 10 न्यूटन आपका ईस्ट में है, ठीक है, 10 न्यूटन ईस्ट में है, और जो ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर मानिए, इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर मानिए, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं, बी वेक्टर, ठीक है। देखिए यहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ए वेक्टर को हमने 10 न्यूटन ईस्ट माना है, बी वेक्टर को हमने क्या माना है, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों ए बराबर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो आपका सीधा सा आंसर जो हमने चेक करने का तरीका आपसे बताया है, जो आपसे चेक करने का तरीका मैंने बताया है कि पहले हम लोग परिमाण को चेक करेंगे, तो परिमाण तो दोनों सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, डायरेक्शन को चेक करेंगे, तो डायरेक्शन भी सेम है यहाँ पे, प्लस हम लोग किसको चेक करेंगे, यूनिट को चेक करेंगे। लेकिन यूनिट जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, यूनिट भी आपका यहाँ पे डिफरेंट है, यूनिट आपका यहाँ पे अलग है, दोनों में यूनिट आपका अलग है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं कहला सकते हैं, ठीक है, ए बी वेक्टर आपके कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं कहला सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग इक्वल वेक्टर को
समझेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिए, और बाकी ये आपका रिप्रेजेंटेशन है कि अगर वेक्टर के रूप में दे दिया है तो इस तरीके से, और आपको अगर कोई आपका फिजिक्स का यूनिट दे दिया, फिजिक्स में जैसे आपका कोई भी वेक्टर ले लिया, फोर्स ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया, किसी भी टर्म से आपको क्वेश्चन पूछे तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे बता पाएंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, समान सदिश क्या होता है, ठीक है। हमने दो बार इसको हिंदी में भी बताया कि ऐसे दो सदिश जिनमें क्या हो, परिमाण बराबर हो और मात्रक बराबर हो और आपका दिशा बराबर हो, उसको हम लोग समान सदिश कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, इक्वल वेक्टर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा जो है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है? अपोजिट वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग विपरीत सदिश भी कह सकते हैं। विपरीत सदिश, इसको हम लोग विपरीत सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत सदिश, अपोजिट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश, ऐसे दो सदिश जिनमें क्या हो कि मैग्नीट्यूड तो बराबर हो लेकिन दिशा जो है विपरीत हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपोजिट वेक्टर। तो इसको एक बार इंग्लिश में मैं पहले लिख दे रहा हूं। टू वेक्टर्स which have equal magnitude but opposite direction is known as इसको हम लोग क्या कहेंगे? known as opposite vector। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपोजिट वेक्टर। अपोजिट को हम लोग विपरीत बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हिंदी में एक बार फिर से बता देता हूं। ऐसे दो सदिश जिनमें क्या हो, परिमाण तो बराबर हो लेकिन दिशा जो है विपरीत हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विपरीत सदिश कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट वेक्टर का एग्जाम्पल, सीधा सा एग्जाम्पल है अपोजिट वेक्टर का कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है, इनको अपोजिट वेक्टर, सॉरी, यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन जो है एग्जैक्टली अपोजिट हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इनको क्या करेंगे? इसको कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए देखिए इनका डायरेक्शन अलग है, ये तो हमको भी पता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसके टेल से दोनों को जब मैच करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये क्या, ये देखिए यहाँ पे टेल से टेल हमने मैच कर दिया, तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो डायरेक्शन है, जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है वो वेक्टर बी का डायरेक्शन, जो वेक्टर बी जो है वो ठीक उल्टा है। मतलब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, ये हम लिखते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन दिखा रहा है कि ये जो वेक्टर है ये ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि अपोजिट वेक्टर क्या होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन है, देखिए मान लीजिए फोर्स ही हमने ले लिया। अब देखिए मैं बार बार फोर्स या वेलोसिटी से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये आपको नॉर्मल से डिफिनेशंस है इनके बारे में आपको ज्यादा पता होगा, ठीक है, इसलिए मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर ए है, जिसपे वेक्टर ए पे आपका क्या है? वेक्टर ए है, इस पर 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ लग रहा है
और एक वेक्टर बी है जो कि 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ लग रहा है, तो ये अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे? तो आपका आंसर होगा हाँ सर, ये अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ये तो सेम है, बट इनका जो डायरेक्शन है वो ठीक अपोजिट है आपका, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? आपके a माइनस बी। यहाँ पे a माइनस बी वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। तो अगर आपसे पूछ दे कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए आपका कितना दिया हुआ है? 100 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ दिया है, 100 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ दिया है, 100 मीटर पर सेकेंड से कोई भी वस्तु आपकी जा रही है, ठीक है। और एक वेक्टर बी है जो कि 100 मीटर पर सेकेंड 100 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ ये भी जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल में क्या आपको लग रहा है कि ये अपोजिट वेक्टर होगा, ये विपरीत वेक्टर होगा, विपरीत सदिश होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ये विपरीत वेक्टर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये आपका ए नॉट इक्वल टू माइनस बी होगा। तो इसलिए ये आपके क्या हो जाएंगे? ये वाला एग्जाम्पल आपका ये कभी भी विपरीत वेक्टर नहीं हो सकता है। ये आपका कौन सा वेक्टर हो जाएगा? ये आपका समान सदिश हो जाएगा। मतलब जो पहला एग्जाम्पल बताया था मैंने वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि विपरीत अपोजिट वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर क्या होता है। इसको मैं यहाँ पे माइनस लगा के कट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे आपका दो एग्जाम्पल से मैंने इसको आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से भी मैंने एक एग्जाम्पल देके बता दिया, ठीक है। बाकी डिफिनीशंस को भी मैंने हिंदी में बता दिया कि परिमाण तो बराबर हो लेकिन दिशा अगर विपरीत हो तो वो आपके क्या कहलाएंगे? आपके विपरीत सदिश कहलाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा आपका है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर से पहले पैरेलल और एंटी पैरेलल देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कोप्लेनर, कोलीनियर, को टर्मिनस, को इनिशियल, इन सभी टाइप्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले पैरेलल देखते हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? देखिए पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं, पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर सदिश। हाँ, ये होते हैं समांतर सदिश। तो अभी तक की चीजें आपको समझ में आ रही होंगे ना, ठीक है। बाकी ध्यान लगा के आज कॉपी पेन मैंने बोलना भूल गया, तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में कॉपी पेन लेने के लिए आपसे नहीं बोला था, तो कॉपी पेन लिए बिना किसी भी लेक्चर को आप जरूर मत देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लेक्चर को देखने के साथ साथ अपने कॉपी या नोट्स पे अपने तरीके से उसको नहीं लिखते हैं, समझते हैं, तब तक वो टॉपिक आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, ठीक है। बाकी ये हमारा थर्ड टाइप पैरेलल वेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं समांतर सदिश, ठीक है। समांतर सदिश मतलब ऐसे वेक्टर, दोज टू वेक्टर्स which make एंगल कितना बनाते हो? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। ऐसे दो वेक्टर जो कि आपस में क्या हो? 0 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे दो सदिश जो कि आपस में क्या करे? एक 0 डिग्री का आपका एंगल बनाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग पैरेलल या समांतर सदिश कहेंगे। कैसे आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब तक इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी तब तक
इनका इनमें जो होगा, जो थीटा की जो एंगल, अगर इनके टेल को टेल से मिलाया जाए और हेड को हेड से मिलाया जाए तब तक ये 0 डिग्री नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं 2 एग्जांपल दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका पैरेलल है, एंटी पैरेलल भी मैं इसी के साथ साथ बता दूंगा। ठीक है, एक 2 वेक्टर इस तरीके से हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, यहां तक ये क्लियर है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर ए और बी हमने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये क्या होता है कि ऐसे वेक्टर, ऐसे 2 वेक्टर जो कि आपस में क्या हो, कितने का एंगल बनाते हो, 0 डिग्री का एंगल बनाते हो। ठीक है, तो ये देखिए कैसे 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको टेल को टेल पे टेल से मैच करेंगे और हेड को हेड से मैच करेंगे। ठीक है, तो जब टेल को टेल से मैच करेंगे और हेड को हेड से मैच करेंगे, मान लीजिए हमने दूसरे बी वेक्टर को भी हेड से हेड को मैच कर दिया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ये वेक्टर बना है वो क्या है, ए इसके बीच में जो एंगल बना है, जो थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे बनी है वो 0 डिग्री है। समझ में आया कि नहीं, कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है कि जब जब ऐसे वेक्टर, जो ऐसे 2 सदिश जिनका दिशा दिशा तो बराबर ऑब्वियसली रहेगा। क्यों बराबर रहेगा, जब दिशा बराबर ही नहीं रहेगा तो एंगल इसका 0 डिग्री बन नहीं पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा, आइए यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए इसमें हमको क्या करना है पैरेलल में, कि टेल को टेल से और हेड को हेड से मैच करना है। तो आइए इसमें भी मैच करते हैं हम लोग। तो ए वेक्टर को हमने ऐसे दिखा दिया, बी वेक्टर को हमने इसके हेड और टेल से मैच कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, और सॉरी यहां पे देखिए गलती हो गया, यहां पे देखिए क्या करना है हमको, टेल को टेल से मैच करना है, हेड को हेड से मैच करना है। तो टेल को टेल से हमने मैच कर दिया और हेड को हेड से। ये देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, जो इनका जो डायरेक्शन अगर हम लोग अपोजिट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये चीज समझ में आएगा कि नहीं। ठीक है, मतलब इक्वल वेक्टर, मतलब सॉरी पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश होने के लिए आपका जो दिशा होना चाहिए वो हमेशा एक डायरेक्शन में होगा तभी। या आप नॉर्मली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारा कोई भी पैरेलल वेक्टर दे दिया गया हो, अगर आपसे पूछा गया हो कि पैरेलल वेक्टर ये कैसे है, तो हम लोग हेड को हेड से, टेल को टेल से मैच करेंगे। अगर एंगल उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का बन गया तो उसको हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये समांतर सदिश है, समांतर सदिश है। ठीक है, बाकी ये जो आपका वेक्टर है ये आपका क्या कहलाता है, इसमें मैंने 2 वेक्टर को बता दिया, ये आपका तीसरा चौथा है, ये आपका क्या है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल पैरेलल वेक्टर। तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे 2 वेक्टर जिनके बीच में एंगल क्या बने, 180 डिग्री का बने, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे, मतलब असमांतर, असमांतर सदिश कहेंगे। असमांतर, समांतर, अगर इसका हिंदी गलत भी हो तो आप अगर एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, असमांतर सदिश, क्योंकि एंटी पैरेलल का असमांतर ही होता है। ठीक है, एंटी पैरेलल ये आपका क्या होता है, असमांतर, असमांतर सदिश। ठीक है, तो ये हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए, यहां तक 4 टाइप्स को कवर कर लिए। तो आई होप कि जितने भी टाइप्स मैंने अभी तक बताया है उसको वो आपके दिमाग में एकदम घुस गया होगा, बैठ गया होगा। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको फील हो रही होंगी, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप अपना फीडबैक इस वीडियो के बाद जरूर दीजिए कि ये वीडियो में कहाँ पे क्या गलती है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एक और टाइप देख लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पे एक और टाइप देख लेते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग कोप्लेनर, कोलिनियर, को इनिशियल, ये सब सारे वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो आइए कोप्लेनर के बारे में देखते हैं। कोप्लेनर को लीनियर वेक्टर, पहले कोलिनियर वेक्टर देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर को क्या कहते हैं? समरेखीय सदिश, समरेखीय, समरेखीय सदिश, समरेखी सदिश। कोलिनियर वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? समरेखीय सदिश बोलते हैं। तो जैसा कि हिंदी नाम से ही पता चल रहा हो कि समरेखी का मतलब क्या होता है कि ऐसे वेक्टर जो कि किसी एक प्लेन में लाई, एक लाइन में लाई करते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं या समरेखी सदिश कहते हैं। दोज टू वेक्टर्स या हम लोग टू वेक्टर्स which lying in the same line, lying in the same line, in the same line are called, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहते हैं या समरेखी। हिंदी में बता दूं, इस डिफिनीशन को मैं हिंदी में बता रहा हूं कि ऐसे सदिश, ऐसे दो सदिश जो कि क्या करें, एक रेखा में दिखाए जाए, उसको एक रेखा में रिप्रेजेंट हो, दिखाए जाए, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? समरेखीय सदिश कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना दिया, तो इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कैसे हम लोग समरेखीय सदिश को समझेंगे, तो ये एग्जाम्पल आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वेक्टर ए हमने बना दिया, वेक्टर ए है, और यहाँ पे वेक्टर बी है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड से कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे बस क्या होना चाहिए कि किसी एक रेखा में रिप्रेजेंट होना चाहिए। डॉटेड वाला चीज आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए और बी आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने दो वेक्टर लिया, इनको एक रेखा में बना दिया, तो ये क्या हो गए? हमारे समरेखीय सदिश हो गए। क्या हो गए? समरेखीय सदिश, किसी एक रेखा में ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका समरेखीय सदिश हो गया। अब आइए नेक्स्ट, समरेखीय सदिश हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे? समरेखीय तो समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और चीज यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए कोलिनियर, ये जो को लगा हुआ है अभी कई बार आएगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये अगला देखते हैं पहले। ठीक है, छठवां है आपका कोप्लेनर, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर का मतलब प्लेन, प्लेन को हिंदी में देखिए बच्चों, इसका हिंदी मैं अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर को हिंदी में बाद में बता दूंगा, वेक्टर का तो बाकी सदिश होता ही है, तो कोप्लेनर का मैं आपको बता दूंगा अगले क्लास में कि कोप्लेनर का हिंदी क्या होता है। ठीक है, तो चिंता मत करिए कि आप लोग भी ऐसे पढ़ने लगेंगे जब आप बीएससी फाइनल करेंगे, जब आगे की क्लासेस में बढ़ेंगे, या सेकंड सेमेस्टर में ही आप जैसे ही जाएंगे ना, फिर आपको भी लगेगा कि हाँ सर, हिंदी में आपको इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके भी साथ हो जाएंगी। बस फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मेहनत करने की जरूरत है, बस थोड़े से मेहनत कर दीजिए, यही 2-3 महीने मेहनत कर देंगे तो आप आराम से एकदम क्वालिफाई हो जाएंगे, और अच्छे से आपके मार्क्स भी आएंगे, अच्छे नंबर भी आएंगे, जिससे क्या होगा कि अगर अच्छे नंबर आते हैं तो ये बस आपकी जीत नहीं होती है, हम लोग की भी जीत होती है कि हमने जो पढ़ाया बच्चा अच्छे से समझ पाया उसको। ठीक है, तो ये हो गया कोप्लेनर का, मैं हिंदी बता दूंगा। आइए कोप्लेनर को समझते हैं बेटा। ठीक है, क्या देखिए क्या होता है, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स lying in the same plane, lying
इन द सेम प्लेन, ऐसे दो वेक्टर जो कि किसी एक प्लेन में लाइन कर, एक प्लेन में लाई करे, एक प्लेन में लाई करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। तो कोलिनियर वाले में क्या था कि एक लाइन में वो दोनों वेक्टर आपका बैठ जा रहा था, दोनों वेक्टर आपका एक लाइन में रिप्रेजेंट हो रहा था। लेकिन जो कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर देखिए, वहां पे कोलिनियर आया था, यहाँ पे कोप्लेनर। तो को का मतलब क्या होता है? कॉमन, जो दोनों में क्या हो, सेम हो, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? को। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कोप्लेनर मतलब कॉमन प्लेन में, ठीक है। तो इसका अगर आपको को का मतलब भी अगर पता है तो भी आप अपने से डिफिनीशन इसका लिख सकते हैं, ठीक है। ये हाँ, इसका हिंदी में मैंने बता दिया कि किसी एक प्लेन में लाई करे, तो दो वेक्टर को किसी प्लेन में लाई करे, ये क्या है हमारा? मान लीजिए कि कोई प्लेन है या कोई कागज का टुकड़ा है, ठीक है। कागज का मैंने एक पेज हमने निकाल लिया, एक पेज को हमने क्या किया, इसमें दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर को बना दिया, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर क्या है? किसी एक प्लेन में है, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? इनका डायरेक्शन किधर भी हो लेकिन बस केवल एक प्लेन में होने चाहिए, तो ये क्या कहलाएंगे? ये आपके कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, कोप्लेनर सदिश कहलाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ गया, नहीं आया, तो आप कोई भी, ये मान लीजिए डिजिटल बोर्ड हमने ले लिया, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड इतना आपको दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या किया कि दो वेक्टर्स को बना दिया। ये देखिए आपका दो वेक्टर्स, अगर मैं एक पेन लेके आऊं, हाँ तो बच्चे देखिए मैंने दो पेन ले लिया, ठीक है। देखिए क्या होगा अगर मैं ये डिजिटल बोर्ड आपको दिखा दूं, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे हमको दो वेक्टर को एक प्लेन में दिखाना है, तो मैं बस ऐसे रख दूंगा। तो ये क्या, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये आपका क्या बता रहा है? ये दोनों वेक्टर क्या है? एक प्लेन में है। इसका एंगल चाहे जो भी हो, लेकिन ये दोनों सेम प्लेन में ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? इसको हम लोग ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, या आप ऐसे कर दीजिए, ये किसी भी डायरेक्शन में कर दीजिए, ये दोनों किसी यही डिजिटल बोर्ड के प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो और हाँ, एक और चीज, जो हाँ, जो आपका वेक्टर्स होते हैं, जो सदिश होते हैं, अगर यहाँ पे तीन वेक्टर्स होते हैं, तो तीन वेक्टर्स अगर होते तो वो आपका ये पॉसिबल नहीं होता कि वो किसी भी एंगल पे करे, तो वो हमेशा उसी प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। कैसे? देखिए यहाँ पे मैं फिगर ही बना के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका, ये मान लीजिए है, ठीक, ये देखिए है, हमने मान लीजिए तीन वेक्टर्स लिया है, एक वेक्टर से ये वेक्टर बी, और अगर मान लीजिए ये वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, तो क्या ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है? तीन वेक्टर्स हमने लिया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो यहाँ पे तो क्या ये तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ये एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं। क्यों लाई नहीं कर रहे थे? क्योंकि ये वेक्टर आपका बाहर की तरफ निकल गया। तो तीन वेक्टर अगर हो तो उनका ये कंफर्म नहीं है कि वो ये प्लेन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन अगर दो वेक्टर हैं तो वो हमेशा किसी एक प्लेन में, किसी भी डायरेक्शन में उनको अगर हम लोग करते हैं तो वो हमेशा क्या होंगे? किसी एक प्लेन में होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 7 टाइप्स क्या है, ये समझ में आ गया कि नहीं? कोप्लेनर, कोप्लेनर का हिंदी मैं बता दूंगा, बाकी मैंने डिफिनेशन को हिंदी में आपको बता ही दिया है, ठीक है, और बाकी मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं कोप्लेनर हो गया, को इनिशियल एंगल, को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर को हम लोग
क्या बोलते हैं सदिश, इसको को इनिशियल मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं, इसका हिंदी नहीं, हिंदी में नहीं बता रहा हूं, इसको मैं क्या बता रहा हूं कि इनिशियल मतलब क्या होता है कि जहां से ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। इनिशियल का मतलब कि प्रारंभिक, हाँ देखिए याद आ गया, ठीक है, प्रारंभिक सदिश भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, प्रारंभिक प्रारंभिक सदिश, प्रारंभिक सदिश, या इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग वेक्टर भी बोल सकते हैं, सॉरी यहां पे स्टार्टिंग वेक्टर भी रहेगा सॉरी, देखिए स्टार्टिंग वेक्टर भी यहां पे बोल सकते हैं। अब देखिए को इनिशियल होता क्या है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, दोज वेक्टर्स whose initial point are same, initial point are same, ठीक है, ऐसे कई वेक्टर हो सकते हैं, इसमें दो वेक्टर की बात नहीं हो रही, आप चाहे 10 वेक्टर भी ले लीजिए, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, वेक्टर ई है, तो ये सारे वेक्टर क्या है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट, इनका इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग आपकी जो प्रारंभ हो रहा है, जो शुरू हो रहा है, वो किसी एक जगह से हो रहा है, शुरुआत, स्टार्टिंग का मतलब शुरुआत किसी एक जगह से हो, किसी एक जगह से हो, एक जगह से हो, किसी एक पॉइंट से हो, जगह से हो, ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि को इनिशियल का मतलब क्या होता है। को का मतलब क्या होता है, कॉमन, को का मतलब मैंने बता दिया कि को का मतलब अगर कहीं पे भी आपको को अगर दिख जाता है किसी वर्ड के सामने, तो वहां पे समझिए कि को का मतलब क्या होता है, कॉमन से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो को इनिशियल आपको समझ में आ गया कि दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर सेम, ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां तक आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया इक्वल वेक्टर से, इक्वल वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम इक्वल आपका यूनिट होना चाहिए, प्लस हमने फिर स्टार्ट किया था विपरीत को, विपरीत सदिश, उनका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, और फिर हमने स्टार्ट किया, फिर हमने बताया पैरेलल वेक्टर क्या होता है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, तो उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर कहेंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असमांतर, असमांतर सदिश कहेंगे। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, दोज टू वेक्टर विच लाइंग इन द सेम लाइन आर कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर, समरेखीय सदिश बताया मैंने। फिर उसके बाद मैंने बताया, फिर उसके बाद मैंने कोप्लेनर वेक्टर बताया, दो टू वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, मतलब किसी एक प्लेन में दो वेक्टर अगर लाई करे तो वो हमेशा क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर का मतलब मैं अगले क्लास में बता दूंगा, ये क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर सदिश कहलाएंगे, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, प्रारंभिक सदिश, प्रारंभिक सदिश, इसका दूसरा भी नाम होगा, इनिशियल का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक होता है, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये इनिशियल का मतलब प्रारंभिक होता है और को का मतलब कॉमन, ठीक है, तो दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर सेम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, तो यहां तक की चीजें मैंने एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दिया, ठीक है, तो 7 टाइप्स हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, अब 8वें टाइप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, 8वां टाइप्स देखते हैं। 8वां टाइप्स क्या है, को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर, टर्मिनस वेक्टर, ठीक है, को टर्मिनस, देखिए यहां पे को का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, टर्मिनस का मतलब क्या हो कि जो आपका हेड पोजीशन हो वेक्टर का, वो किसी हेड पोजीशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनस,
ठीक है। टर्मिनल पॉइंट नहीं बोलते हम लोग, टर्मिनल पॉइंट मतलब उसके आगे का सिरा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो को टर्मिनस वेक्टर, वेक्टर का मतलब सदिश आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो ही रही होगी, ठीक है, को टर्मिनस। अब देखिए हम लोग क्या इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, मतलब ऐसे वेक्टर जिसका कि जो टर्मिनल पॉइंट हो किसी एक स्थान पे आके मिले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसे दो वेक्टर जिसके स्टार्टिंग, जिसका हेड पोजीशन किसी एक पॉइंट पे आके मैच हो जाए, मिल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं या लिख दूं पहले, those vectors which meet at a terminal point, टर्मिनल पॉइंट पर आके मिले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, को टर्मिनस वेक्टर कहेंगे। देखिए इसको बनाने का तरीका, ये इस तरीके से बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, तो ये हमने कई सारे वेक्टर एक पॉइंट, देखिए इसको मैं फिर से बना दे रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या होगा कि हमने एक पॉइंट बना दिया, क्या हो कि एक वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, इसका जो हेड पोजीशन है वो किसी एक पॉइंट पे आके मैच हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। बाकी आपको इसका हिंदी मैंने समझा दिया कि टर्मिनस का मतलब क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट मतलब जो आपका जो प्रारंभिक सिरा होता है, जो आगे का सिरा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनस, उसको यहाँ पे लिखा गया है टर्मिनस, ठीक है। ये आई होप कि ये 8वां पॉइंट, अभी तक जितने भी पॉइंट आपके टाइप से बताए गए हैं वेक्टर के, आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बाकी लेक्चर और कॉपी पेन जरूर लेके साथ में बैठा करिए, जिससे कि आपको ये चीज अगर आप लिखते रहेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे नाइन्थ पॉइंट पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर इसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी तक जितने भी टाइप्स मैंने बताए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स यही वाला है, इसको क्या कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, इसका हमेशा यूज होगा। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि एक वेक्टर ए दे देगा और उसमें पूछेगा कि आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए, तो आपको निकाल के बताना होगा, ठीक है। इतना ये आपका वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। इसका हिंदी क्या होता है, एकांक सदिश, एकांक सदिश कहते हैं, ठीक। तो ये आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर देखिए, ऐसा वेक्टर, वे वेक्टर, दोज वेक्टर्स विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड 1, जिनके पास उनका मैग्नीट्यूड, जिनका परिमाण केवल एक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, दोज वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली 1 यूनिटी, या हम लोग यूनिटी भी कह सकते हैं, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। हिंदी में बात करें तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो, केवल एक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं, ठीक है। देखिए those vectors which have magnitude only unity, only 1 भी लिख सकते हैं, 1 और यूनिटी, ठीक। तो ये होता है आपका, क्या होता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के टर्म में रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होगा। अब
आप जानते हैं कि बाकी सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए के ऊपर इस तरीके से साइन लगाते हैं, और बाकी जितने भी टाइप्स होते हैं उनका कोई एक स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता है। उनका उनका जो सिंबल, जो नॉर्मली वेक्टर के बारे में जानते हैं कि किसी पॉइंट के ऊपर एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर, अगर मान लीजिए वेक्टर यूनिट वेक्टर ए को, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इसको यूनिट वेक्टर दिखाना है तो इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से कैप लगाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैप बोलते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं, ए कैप। अगर आपसे कोई बोल दे कि ए कैप लिख के दिखाइए तो आप लिख देंगे इस तरीके से। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं ए कैप। इसको देखिए ये क्या है, ए के ऊपर अगर एक टोपी टाइप का, कैप का मतलब क्या होता है, टोपी होता है, तो टोपी की तरह अगर इस पे ए के ऊपर लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है यूनिट वेक्टर का इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। किसका, यूनिट वेक्टर का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसका मैग्नीट्यूड केवल 1 आता है। मैग्नीट्यूड केवल 1 आता है मतलब अगर कोई वेक्टर ए दिया गया है, अगर इसका यूनिट बताना रहे तो इसका जो परिमाण, जो मैग्नीट्यूड आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर आएगा 1 आना चाहिए, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला भी होता है कि हम लोग ए कैप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ए कैप का फार्मूला होता है, ए कैप का फार्मूला भी होता है, ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। समझ में आया कि नहीं, ये दोनों चीज समझ में आएगा कि ये अगर कोई वेक्टर ए दिया गया हो, या कोई भी वेक्टर आपको बी दिया गया रहे, या वेक्टर सी दिया गया रहे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसी वेक्टर के परिमाण से, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो इसका फार्मूला अभी आगे यूज होगा, तो ये वाला फार्मूला आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन को कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। देखिए ये क्या है, हम लोग, मैंने आपको बताया ही आज के क्लास में स्टार्टिंग में ही बताया कि किसी वेक्टर को अगर मॉड के अंदर रख दिया गया है तो मतलब यहाँ पे उसका परिमाण को बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी वेक्टर को डिवाइड कर दे किसी के परिमाण से तो उसको, वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा, एकांक सदिश कहलाएगा, ठीक। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 हो और रिप्रेजेंटेशन ए कैप से करते हैं। इसको ए इस तरीके से दिखाते हैं, इसको पढ़ते क्या है, ए कैप पढ़ते हैं। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, एक वेक्टर का उसको डिवाइड कर देंगे किसी परिमाण के, उसी वेक्टर के परिमाण से, तो हमारा एकांक सदिश निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जब भी वेक्टर की बात होगी तो एकांक सदिश आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो ये हो गया एकांक सदिश। लास्ट एक और वेक्टर आपका बचा हुआ है, आइए, आपका 9वां वेक्टर था ना, 9वां वेक्टर का टाइप था। अब 10वां वेक्टर का टाइप देख लेते हैं। 10वां क्या है आपका, जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर, नल वेक्टर। तो इसका डिफिनीशन मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए क्या होता है नल वेक्टर, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, नल और जीरो दोनों का मतलब क्या होता है, शून्य, शून्य, ठीक है। हम लोग नहीं बोलते हैं नल्ले हो क्या एकदम, तो नल का मतलब क्या होता है, एकदम बेकार, खाली जो बैठे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, नल्ला बोलते हैं। तो वही उसी वर्ड से आपका ये शब्द बना है, नल वेक्टर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य सदिश बोलते हैं, ठीक है। इसका पूरा हिंदी शून्य सदिश, शून्य सदिश बोलते हैं, ठीक है। शून्य सदिश क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सदिश, ऐसे वेक्टर जो कि क्या हो,
जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड जिनका भी जीरो होगा तो उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, नल वेक्टर कह सकते हैं या शून्य सदिश कह सकते हैं। ठीक है, ये और हाँ, यूनिट वेक्टर में एक और बात आप ऐड कर लीजिए, ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, फिजिक्स में किस लिए यूज किया जाता है, ये आपका यूनिट वेक्टर इसलिए यूज किया जाता है कि आपके डायरेक्शन को दिखा सके। यूनिट वेक्टर्स का यूज क्या होता है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, जब इससे क्वेश्चन कराया जाएगा तो आप ये टॉपिक आप एकदम क्लियरली समझ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जहां कहीं पे भी यूज होता है बस वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए। अगर आप किसी वेक्टर का ए कैप निकाल दिए तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए। यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, और जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, नल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर या शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है, तो ये थे वेक्टर के 10 टाइप्स के बारे में बता दिया। अभी आपके कुछ टाइप्स और भी बचे हुए हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ये दोनों जो वेक्टर के टाइप्स हैं वो आपको इस यूनिट के लास्ट में है। ठीक है, जब आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट के लास्ट में है, वो अलग तरीके से उन लोग को अलग तरीके से आपको कुछ टॉपिक बताने के बाद, जैसे एडिशन जब मैं आपको बता दूंगा, सब्ट्रैक्शन बता दूंगा, वेक्टर का जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर को घटाते कैसे हैं, उसके बाद पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सारे टाइप्स को मैं दो जो और मेन टाइप्स हैं उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके वेक्टर के 10 टाइप, और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर, और बाकी सारे वेक्टर आपके कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग किस तरीके से हम आज पढ़े हैं, कोप्लेनर, को इनिशियल, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर, और आपका क्या है, ऑपोजिट वेक्टर, और एक और इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था और जीरो और नल वेक्टर तक हमने यूनिट वेक्टर को पढ़ते हुए पढ़ा है। ठीक है, यूनिट वेक्टर को थोड़ा आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर के बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब अगले क्लास में जब भी मिलेंगे तो उसमें एडिशन सीखेंगे कि वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, और या तो और कोई टॉपिक रहेगा तो उसको पहले बताने के बाद तब हम लोग एडिशन करेंगे। ठीक है, तो ये था। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और जो भी फीडबैक होगा इस क्लास का वो आप जरूर हमें बताइएगा, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे अपने लाइफ में सक्सेस होते रहिए। यही हमारी कामना है ईश्वर से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।